अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स की डिटेल लेक्चर सीरीज चल रही है और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज हमारा है लेक्चर नंबर 8। इससे प्रीवियस डेफिनेटली हम लोग हमारे 7 लेक्चर्स इस सीरीज में मुकम्मल कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मुझे पता है आपके दिल और दिमाग में एक जेन्युइन क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने जो लास्ट टॉपिक हमें पढ़ाया था लेक्चर 7 में वो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी था, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, तो अब एस्केप वेलोसिटी आना चाहिए था। बच्चे एस्केप वेलोसिटी इसके बाद में पढ़ाएंगे। मैंने किताब वालों से थोड़ा हटकर अपनी तरतीब सॉल्व करी है। वजह यह है कि यहाँ पे जो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फिनोमिना पढ़ेंगे वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फिनोमिना इस्तेमाल होगा एस्केप वेलोसिटी की डेरिवेशन में। तो इसलिए मैं जब भी पढ़ाया करता हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले पढ़ाता हूँ ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो जाएं और उसके बाद एस्केप वेलोसिटी और आखिर में फिर जो हमारा पावर का पार्ट है वो आएगा। ठीक है बच्चे, पढ़ेंगे सब, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ें। ठीक है, हेडिंग लगा लो अपने पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोशिश करेंगे एक गो में पूरा लेक्चर देखें। जहां आपको कहा जाए कि भाई वीडियो को पॉज करना है और सवाल खुद से लगाना है तो वहां आपने यही काम करना है। ठीक है, चलो अच्छा बच्चे, आगे बढ़ने से पहले इस लेक्चर के लिए आपके बुनियादी 2 लेक्चर्स क्लियर होने चाहिए। एक वर्क एनर्जी एंड पावर 05 जिसमें हमने वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस किया था। दूसरा वर्क एनर्जी एंड पावर 07 जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। अगर देखा हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा हुआ है तो थोड़ा बहुत रिव्यू में यहां पे जरूर दूंगा। ठीक है, देखो बच्चे, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास ये जो अर्थ का सरफेस होता है, अर्थ के सरफेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसको हम कह देते हैं Y, और ये वैल्यू हमारे पास बराबर होती है माइनस का GM इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय R के। अब ये कैसे आई, क्यों आई, ये सब हमने तसल्ली से लेक्चर 7 में डिस्कस किया। ये अर्थ के सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर कुछ हाइट h पे लेके जाते हो और h का वैल्यू बहुत कम होता है रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर था और ये बहुत कम होता है। तो इस पॉइंट पे जाने के बाद जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आती है, वो जो ये पोटेंशियल एनर्जी थी इसके अंदर mgh का पार्ट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। सर इसको आप y क्यों कह रहे हैं? समझाने के लिए। ठीक है, मैंने क्या कहा बच्चे, फिर सुनो। मैंने कहा अर्थ के सरफेस के ऊपर जो बॉडी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, y, और हमें पता है y का वैल्यू कितना होता है माइनस g स्मॉल m विच इज द मास ऑफ द बॉडी, कैपिटल M विच इज द मास ऑफ अर्थ, r विच इज द रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से सरफेस तक का फासला। हमने कहा ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाते हो, कुछ हाइट h कवर कराते हो और वो हाइट छोटी होनी चाहिए, बहुत बहुत छोटी, किसके मुकाबले में, r के मुकाबले में, रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में। तो इस पॉइंट पे जाके जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ये होती है। तो हमें ये बात पता है कि अगर इफ एंड ओनली इफ अगर हम अर्थ की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को 0 अज्यूम कर लें, यानी कि हम ये मान के चलें कि जो अर्थ का सरफेस है, जो अर्थ का सरफेस है मेरा बेटा, इसके ऊपर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 0। तो इस पॉइंट पे जाने के बाद जो ऑब्जेक्ट की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो mgh हो जाएगी। और ये अमूमी तौर पे हम लोग समझते हैं। हमने आज तक बचपन से क्या पढ़ा है, जब भी हम हाई स्कूल लेवल पे फिजिक्स पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर मूव कराया अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करेगा वो कितनी होगी, mgh। तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। क्या, मैं भी अभी आगे बार बार यही टर्म यूज करूंगा कि अगर आप किसी बॉडी को h हाइट ऊपर ले गए तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। आपने पॉइंट क्या क्लियर रखना है, पॉइंट नंबर 1, अर्थ के सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी गई है, एक्चुअल में नहीं है। दूसरी चीज, जितनी हाइट आप ऊपर लेकर गए हो वो बहुत छोटी है, क्योंकि अगर वो बहुत छोटी नहीं होगी तो ये चेंज mgh के बराबर नहीं आएगा, ये mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r के बराबर आएगा, जो हमने ड्राइव किया था लेक्चर नंबर 7 में।
पहला पॉइंट, अर्थ के सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी जीरो अज्यूम कर ली। हम क्या सब अज्यूम करते हैं, सबसे मुराद सारी फिजिक्स कम्युनिटी अज्यूम करती है सॉल्यूशन के लिए। फिर जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गए हो तो ये हाइट h रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में बहुत छोटी है, ये 5, 10, 15, 20, 50, 60 मीटर हो सकती है। अर्थ का जो रेडियस है वो किलोमीटर्स के अंदर है, ठीक है। फिर इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh होगी, क्योंकि जाहिर है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जितनी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी प्लस जो चेंज आया mgh का, इनिशियल वाली हमने जीरो मान ली, तो जीरो प्लस mgh कितना हो जाएगा, mgh के बराबर होगा। साथ ही साथ मेरा बेटा हमने लेक्चर नंबर 7 के अंदर एक बात ये पढ़ी थी कि अगर आपको कभी भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना हो तो वो हमें कहां से मिलता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। हमने ये देखा था अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर ऊपर लिफ्ट करते हो, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को किसी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हो तो उसके ऊपर जो कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगी, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इलास्टिक फील्ड में जो स्प्रिंग की फोर्स है, सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो कूलम की फोर्स है, वो जो वर्क डन करेगी उसका नेगेटिव बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। सही है। वहां हमने ये बात भी सीखी है लेक्चर 7 में कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये डेफिनेशन कब तक वैलिड है, ये डेफिनेशन सिर्फ तब वैलिड है जब आपके पास आप ऑब्जेक्ट को स्लोली आहिस्ता आहिस्ता नॉन एक्सेलरेटेड मैनर में ऊपर लेके जा रहे हो। अगर एक्सेलरेटेड मैनर में लेके जाओगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और वो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर रहा होगा। ठीक है बच्चे, ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमने रिवाइज कर ली। पहली सबसे अहम बात जो आपने आगे चलते हुए याद रखनी है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। और मेरा बेटा हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। आपने सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है यह चीज उसकी पोटेंशियल एनर्जी तय करेगी। आसान भाषा में जब कभी भी आप कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर फील्ड के अगेंस्ट में बॉडी पे कोई काम करोगे तो बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होगी, काम स्लो होना चाहिए, बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होगी उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चे, चलो रिवाइज कर लिया हमने थोड़ा बहुत, ये हमें याद आ गया। अच्छा, दूसरा लेक्चर जो हमें पता होना चाहिए आगे चलने से पहले, वो मेरा बेटा हमने ये पढ़ा था किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट वर्क डन होता है, नेट वर्क डन, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करता है। हमने मिसाल ली थी, मान लो मेरा बेटा ये हमारे पास एक कोई बॉडी है, लेट्स से ये एक कोई बॉडी है, ठीक है मेरे बच्चे, और ये बॉडी यहाँ पे अभी कैसी है, रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अगर ये रेस्ट के ऊपर है तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आपने क्या करा, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दी, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, और मान लो आपने फोर्स लगाई 10 न्यूटन की। आपके 10 न्यूटन फोर्स लगाने के नतीजे में बॉडी ने कुछ फासला कवर किया, और मान लेते हैं जनाबे वाला जो बॉडी ने फासला कवर किया वो लेट से 5 मीटर फासला कवर कर लिया, और अब बॉडी आपकी आ गई इस जगह पे। जाहिर है जब बॉडी यहां पे आ जाएगी तो अब फाइनल वेलोसिटी जीरो तो नहीं होगी। क्यों भाई, जब आप किसी डब्बे के ऊपर ताकत लगाओगे तो अगर डब्बा पहले रुका हुआ था अब डब्बा चलना शुरू हो जाएगा, तो 5 मीटर के बाद इस पॉइंट के ऊपर फाइनल वेलोसिटी तो नॉन जीरो है, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, नॉन जीरो है। तो पहले जीरो काइनेटिक एनर्जी थी, अब काइनेटिक एनर्जी की कुछ वैल्यू है, तो ये काइनेटिक एनर्जी कहां से चेंज हुई, कैसे चेंज हुई, क्यों चेंज हुई, इसलिए कि आपने फोर्स लगाया और वर्क डन हुआ। वर्क डन का डेफिनेशन क्या है, फोर्स लगे और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे, हम कहते हैं वर्क इज डन। तो हमने यहां से ये चीज अखज करी कि अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर कुछ काम करोगे तो वो जो काम है वो बेसिकली क्या करेगा, बॉडी का काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा होगा। ये था हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम कि नेट वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर आप बार बार ये नेट वर्क डन क्यों कह रहे हैं, आपने तो एक फोर्स लगाई है तो यही वर्क डन हुआ, लाजमी थोड़ी है कि सिस्टम पे एक ही फोर्स लग रही हो। मिसाल से समझो, हो सकता है जब आपका ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो यहां पे मेरा बेटा एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद है, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
इसके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, फ्रिक्शन कहां लग रही है, पीछे लग रही है, तो एक वर्क डन ये फ्रिक्शन भी कर रहा है। अब आप सोचो, आपका जो फोर्स है, आपका जो वर्क डन है, एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना चाह रहा है, फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी कम करना चाह रहा है। समझ आई? तो इसलिए मैंने कहा नेट वर्क डन। नेट वर्क डन क्या है, कुल मिला के जो रिजल्ट निकलेगा। कुल मिला के मतलब हो सकता है ये 10 जूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना चाह रहा हो, ये 3 जूल काइनेटिक एनर्जी कम करना चाह रहा हो, तो एट द एंड ऑफ डे जो रिजल्ट निकलेगा वो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ 7 जूल बढ़ेगी। ये 10 बढ़ाना चाह रहा, ये 3 कम करना चाह रहा, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, +10 -3 7 जूल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि पीछे लगने वाली फोर्सेस किसी सिस्टम में ज्यादा हो, आगे लगने वाली फोर्सेस कम हो, तो नेट इंपैक्ट नेगेटिव होगा। इसका मतलब ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी कम होगी एंड बॉडी विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद अ डिक्रीजिंग स्पीड। ठीक है मेरे बच्चे, मैंने कोशिश करी है कि सारी बेसिक चीजें थोड़ी सी रिवाइज कर दूं। फिर हमने ये भी देखा था कि जो नेट वर्क डन होता है इसको जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल वर्क डन। ये मतलब है नेट वर्क डन का इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो हमारा थ्योरम था ये हमारे पास कहला रहा था वर्क एनर्जी थ्योरम, जो हमने वर्क एनर्जी पावर लेक्चर 05 में पढ़ा था। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, जिनकी वजह से किया जाने वाला काम पाथ डिपेंडेंट ना हो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, कूलम फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जिनकी वजह से अगर कोई काम किया जाएगा तो वो पाथ डिपेंडेंट है। अगर 2 पॉइंट्स हैं, मान लो 2 पॉइंट्स हैं, एक पाथ ये है एक पाथ ये है, तो इस फोर्स का जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसका यहां का वर्क डन अगर W1 है, मतलब ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ए से आप बी पे गए इस रास्ते के जरिए वर्क डन हुआ W1, ए से आप बी पे गए इस रास्ते के जरिए मान लो वर्क डन हुआ W2, तो W1 एंड W2 विल नॉट बी इक्वल। ये है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन कि उसका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट नहीं होता। एक्सटर्नल फोर्स जो सिस्टम के बाहर की फोर्स है, आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट कर रहे हो, ये एक्सटर्नल फोर्स है, आप सिस्टम का पार्ट थोड़ी हो। पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे? इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिवाइज करते हैं। चलो भैया, अब देखो बच्चे, हमने जो जो कुछ पढ़ लिया है ना उसी को हम जरा यहां पे लिख लेते हैं। देखो मेरा बेटा, हमें यह बात पता है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ये डेफिनेशन हमेशा ट्रू है, कभी फॉल्स नहीं होती। फिर हमें यह पता है कि जो नेट वर्क डन है, नेट वर्क डन बोले तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल वर्क डन, ये किसके बराबर है बच्चे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अच्छा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यहां प्लस हो रहा है, वहां भेजूंगा तो क्या होगा भाई साहब, ये माइनस हो जाएगा। यानी कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। भाई साहब ये प्लस हो रहा था, वहां जाके माइनस हो गया। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज क्लियर है। अच्छा, यहां पे एक और चीज अनाउंसमेंट है, आज के लेक्चर से हम एक और चीज स्टार्ट कर रहे हैं। जब ये लेक्चर आप देख लोगे तो इसी की डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे और 2 से 3 अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोशिश करूंगा सॉल्यूशन और आंसर के साथ दूं, ताकि अब हम कोशिश करेंगे इस प्रैक्टिस को आगे लेके चलें, ताकि जब आप कोई टॉपिक पढ़ो ना तो उसके 2 से 3 अच्छे सवाल लगा लो। इससे क्या होगा, बाद में जब आप टॉपिक रिवाइज कर रहे होगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे कि हमने ये सवाल क्यों लगाया था या क्या सीन था। ठीक है बच्चे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, इसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नोट्स लिखे हुए होंगे, हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद बनाए हैं। ठीक है, अच्छा तो बच्चे हम क्या बात कर रहे थे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यहां प्लस है, यहां जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये आ गया इधर। अब हमें, अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखता हूं, देखो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस, अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, ये किसके बराबर है, डेल्टा यू के बराबर है, तो ये बन जाएगा डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू। सही हो गया। डेल्टा ए के ई से क्या मुराद है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा यू से मुराद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ आती है? अच्छा, और उल्टे हाथ पे क्या लिखा है, नेट वर्क डन प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। जो डेल्टा के ई होता है ना मेरा बेटा, इसको हम कहते हैं के एफ माइनस के आई। भाई डेल्टा का मतलब चेंज, काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं सारी फाइनल वाली टर्म्स एक साथ कर लूं तो के एफ प्लस यू एफ, यहां क्या हो जाएगा माइनस के आई माइनस यू आई। अगर मैं यहां से मेरा बेटा माइनस साइन कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो बन जाएगा के आई प्लस यू आई। अब यहां पे एक टर्म में डिफाइन कर रहा हूं, अगर आपने किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो जहन में रखिएगा मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं और वो सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल का। समझ आ गई? एनर्जी है, इसका यूनिट भी जूल होगा, स्केलर क्वांटिटी है, वही डायमेंशन होगी जो हम पढ़ते आए हैं ना। डायमेंशन क्या पढ़ते आए हो आप? डायमेंशन आप पढ़ते आए हो ml²t-2, पहले वर्क डन में भी सिखाया था, फिर काइनेटिक एनर्जी में भी सिखाया था, तो इसकी भी वही है। ठीक है, सिर्फ नई बात क्या सीखी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी पॉइंट पे बॉडी के पास जो टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास ये वाली होगी। तो अब नोट करो, ये जो हमारे पास लिखा नजर आ रहा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इसे मैं EF कह सकता हूं, यानी कि फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसे मैं इनिशियल कह सकता हूं बच्चे मेरे। ये आ गया मेरे पास डेल्टा E, यानी कि आपने क्या सीखा नेट वर्क डन प्लस वर्क डन एक्सटर्नल जो है ये इसके बराबर आ रहा है। सर अभी तक आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट तो पढ़ा ही नहीं, अभी तक हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। देखते हैं। अब देखो बच्चे, इससे क्या मुराद है? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इससे क्या मुराद है? एक्सटर्नल वर्क डन। अगर मैं मान लूं कि मैं बात कर रहा हूं आइसोलेटेड सिस्टम की, किस सिस्टम की मेरे बच्चे? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है? जो सबसे अलग थलग होता है, जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। एक्सटर्नल फोर्स का कोई अमल दखल नहीं होता। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। भाई वर्क डन क्या होता है? F डॉट S, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है या नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर साथ साथ हमने एक और चीज मान ली, क्या मान ली? कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, यानी कि हम ये कह सकते हैं हम एक आइडियल सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। कैसा सिस्टम है? आइडियल सिस्टम। किताबों में इसे यूं भी लिखा होता है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। भैया जाहिर सी बात है, अगर आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, इसका मतलब विस्कस फोर्स नहीं है, ड्रैग फोर्स नहीं है, रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन वाली फोर्स नहीं है, तो इसका वर्क डन भी क्या होगा? जीरो। इसको देखना जरा, जब इसका वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, इन दोनों की जगह पे जीरो प्लस जीरो विल बी इक्वल टू डेल्टा E, विच मीन्स जीरो विल बी इक्वल टू EF माइनस EI, विच मीन्स EI विल बी इक्वल टू EF। EI क्या था? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। EF क्या था? फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? KI प्लस UI। EF क्या होगा? KF प्लस UF। क्या सीखा आपने? ये है मेरा बेटा हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या है हमारे पास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये कह क्या रहा है मेरा बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये कहता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, इफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो, देन द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। अभी साबित भी कर लेंगे। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब आपको ना ये डेफिनेशन का फील आना चाहिए कि हर लफ्ज से क्या मुराद है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्यों लिया? ताकि ये जीरो हो जाए। इफ देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है तो ये जीरो हो गया। सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट इन अ सिस्टम। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सर लेकिन हम तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ने आए थे, वो और चीज है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और है, दूसरी चीज और है। हमारी किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में इसको बिल्कुल मिला के लिखा हुआ है। बहुत थिन लाइन है जो आपको
देख के पढ़ने से समझ में नहीं आएगी, तो आप आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, फिर कोई सी भी किताब पढ़ना, आपको मजा आ जाएगा। कोई सी जो दिल करता है किताब पढ़ लेना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है, यानी कि हम यूं कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो आपकी टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी से मुराद मैकेनिकल एनर्जी है। दिस विल बी कांस्टेंट एट एनी पॉइंट इन अ सिस्टम प्रोवाइडेड कि सिस्टम इज आइसोलेटेड एंड नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सही हो गया, समझ आ गई भाई। अगर यही नहीं होगा, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो डेल्टा ई जीरो। डेल्टा ई का मतलब क्या है? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो, विच मींस मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी थी वही फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है। जितनी मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट 1 पे थी वही पॉइंट 2 पे है, वही पॉइंट 3 पे, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट चेंजिंग। सेट है, छाप लो जल्दी से, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, जो चीज हमने अभी ताजा ताजा पढ़ी है ना, अब ये देखो हमारी किताबों में किस तरह से डिफाइन हुई हुई होती है, या हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, और इससे फिर हम एक क्वेश्चन भी देखते हैं। देखो ये सपोज कर लो मेरा बच्चा कि ये हमारे पास कोई एक बिल्डिंग है, और हमें ये बात नजर आ रही है कि इस बिल्डिंग की जो हाइट है ना वो कितनी है, h है, ठीक है। ये हमारे पास अर्थ का सरफेस है। आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि जो अर्थ का सरफेस होता है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जो कोई ऑब्जेक्ट यहां पे होगा हाइट h पे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी। जाहिर है जीरो से बढ़ के 0 प्लस mgh कितना होगा, mgh हो जाएगा। समझ आती है? अच्छा, अब बच्चे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट ए का, ठीक है। और ये अभी यहां पे मान लो किसी बंदे ने इस ऑब्जेक्ट को हाथ में होल्ड किया हुआ है। लेट्स से ये कोई मार्कर है, बंदे ने ऐसे होल्ड किया हुआ है। जब वो इस ऑब्जेक्ट को गिरने के लिए छोड़ देगा तो वो ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर से नीचे होता हुआ आएगा, और फाइनली ऐसे आके जमीन से क्या कर जाएगा, स्ट्राइक कर जाएगा। मान लेते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, इस किसी पॉइंट पे मैंने एक और पॉइंट बना दिया, इसको मैंने नाम दे दिया लेट्स से पॉइंट बी का, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया कितना है, x है, यानी कि a से b तक का डिस्टेंस हो गया x। और ये जो फाइनल पॉइंट है जहां पे आके वो स्ट्राइक कर रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट c का। तो भाई साहब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस एक्स। अरे भैया अगर टोटल डिस्टेंस h है, टोटल हाइट h है, पॉइंट b जो है वो बेसिकली x नीचे है a से, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, हमने जो अभी अभी कहानी पढ़ी है इसको साबित करना है। ये हमारा एक सिस्टम है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, सारी इंटरनल फोर्सेस की बात चल रही है। जब जाहिर है एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो मेरा बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, सिमिलरली हमने अभी मान लिया कि हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। किताब में इसको हम ऐसे कहते हैं, देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग इन द सिस्टम। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी क्या हो गया, जीरो। अब हमारा थ्योरम कहता है डेल्टा ई शुड बी इक्वल टू जीरो, विच मींस ई आई शुड बी इक्वल टू ई एफ, यानी कि टोटल एनर्जी शुड रिमेन कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। टोटल एनर्जी को चेंज नहीं होना चाहिए, टोटल एनर्जी को कैसे रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। तो मैं ए बी सी तीनों पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा। अगर मेरा बेटा सबसे पहले मैं पॉइंट ए की बात करूं, किस पॉइंट की बात कर रहा हूं भैया, पॉइंट ए की बात कर रहा हूं। अगर सबसे पहले मैं पॉइंट ए की बात करूं तो पॉइंट ए पे मुझे पता है मेरा ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है। जब रेस्ट में है तो इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो, विच मींस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए क्या हो गई, जीरो। भाई ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए रेस्ट में क्यों है, बंदे ने होल्ड किया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट ए, तो मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में बताया था ये mgh क्यों ले रहा हूं, हालांकि mgh नहीं होनी चाहिए, माइनस का g m कैपिटल M अपॉन r प्लस h होना चाहिए। लेकिन हमने जो अजम्पशन ली हुई है कि सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो सरफेस से ऊपर जाएंगे, चेंज कितना आया, mgh, तो हम मान रहे हैं तो जो बॉडी यहां पे मौजूद है उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, mgh है। h r के मुकाबले में बहुत बहुत क्या है, कम है। सही, तो ये आ गया। अगर मुझे पूछा जाए टोटल एनर्जी कितनी है पॉइंट ए पे, तो भैया इन दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, mgh के बराबर आ रही है, ऐड कर लेंगे। सही।
अब अगर मुझे बच्चे मेरे पॉइंट बी पे कैलकुलेशन करनी है, पॉइंट बी, जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दूंगा वैसे मूव करता हुआ कहां आया, पॉइंट बी पे आया। ए से बी तक आते हुए उसने फासला कितना कवर किया, एक्स। सबसे पहले अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, अब देखो जाहिर है जब आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो तो नहीं होगी, कुछ वेलोसिटी होगी, उसे मैंने वी बी कह दिया। भाई ए पॉइंट के ऊपर तो जो वेलोसिटी थी वो तो हमें पता है ना कितनी थी, जीरो थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा था, रेस्ट में था, ये बात तो हमें पता थी। लेकिन अगर मैं इस मार्कर को छोड़ता हूं और ऐसे देख रहा हूं मैं, तो जिन पॉइंट से ये होता हुआ आ रहा है वहां पे इसकी वेलोसिटी मार्कर की जीरो नहीं है। तो यही बात आ गई यहां पे कि वी बी पे वेलोसिटी जीरो नहीं है। मान लेते हैं वी बी पे वेलोसिटी है वी प्राइम, कितनी है, वी प्राइम। कैलकुलेट करनी है अगर मुझे, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी बराबर हो जाएगा हाफ एम वी प्राइम का स्क्वायर। भाई वी प्राइम क्या है, इस पॉइंट पे जब आपका ऑब्जेक्ट ए से नीचे आ रहा है तो इस पॉइंट पे उसकी जो भी स्पीड है उसका स्क्वायर आ जाएगा यहां। अब हम यहां पे हमारी थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। क्यों सर, बेटे मुझे इस पॉइंट पे स्पीड चाहिए, मुझे डिस्टेंस पता है, सही है, एक्सेलरेशन भी पता है, क्यों, फ्री फॉल मोशन है, बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आ रही है। अगर मैं इस इक्वेशन को अप्लाई करूं ए से बी पे, बॉडी कहां से कहां आई, ए से बी पे आई, तो 2 आ गया एज इट इज, ए की जगह पे आ गया जी। जी क्यों आया, बॉडी नीचे आ रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, तो एक्सेलरेटेड मोशन है। एस कितना डिस्टेंस कवर किया यहां पे आने के लिए, एक्स डिस्टेंस कवर किया। फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी प्राइम का स्क्वायर, भाई फाइनल वेलोसिटी का मतलब है बी पे वेलोसिटी, क्योंकि बी मेरा फाइनल पॉइंट है, ए मेरा इनिशियल पॉइंट है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, जीरो का स्क्वायर। भाई यहां से यहां आ रहे, ये इनिशियल है, ये क्या है, मेरा फाइनल है। तो क्या बन जाएगा भाई, वी प्राइम का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gx, यहां लाके पुट कर दो। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी प्राइम का स्क्वायर, तो वी प्राइम का स्क्वायर कितना हो गया, 2gx, 2 से 2 क्या हो गया, मर गया। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी बचती है मेरा बेटा, mgx बच रही है, mgx, ठीक है। अब अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो एट पॉइंट बी, तो मेरा बेटा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। इसको मैं h प्राइम कह रहा हूं, h प्राइम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप पॉइंट बी तक की हाइट लोगे। अब भाई h तो पूरी यहां से यहां तक की हाइट है, लेकिन अब आपका ऑब्जेक्ट ए पे तो है नहीं, अब आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो आप हाइट भी कौन सी वाली लोगे, ये वाली लोगे। ये वाली हाइट कितनी है, h माइनस एक्स। सर x नहीं लेंगे, नहीं मेरे बच्चे, हाइट जमीन से नापी जाती है। अगर आप सीधा खड़े हुए हो तो कोई आपकी हाइट छत से नापता है या जमीन से नाप के बताता है कि आप 5 फुट 5 इंच हो, 5 फुट 6 इंच हो, या छत से नापता है कि आप छत से कितना नीचे हो। कहां से नापते हैं हाइट, जमीन से। तो जमीन से हाइट कितनी है, h माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा जनाब, ये mgh माइनस का x हो गया। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी निकालनी है आपने पॉइंट बी पे, तो जनाब टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सम कर लेंगे उठा के इसे, mgh माइनस का mgx, ब्रैकेट के अंदर बेस के मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस mgx, ये और ये मर गया, क्या आ रही है, mgh। पॉइंट बी पे भी बच्चे mgh आ रही है, पॉइंट ए पे भी क्या थी, mgh, नजर आ रहा है। पॉइंट सी पे भी निकाल लेते हैं। जब आप पॉइंट सी पे आ गए, आपसे मुराद ऑब्जेक्ट जब आपका ऊपर से नीचे मूव करता हुआ मेरा बेटा पॉइंट सी पर आ गया, गौर से देखना, जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे मूव करता करता पॉइंट सी पे आ गया, तो पहली चीज तो आप ये देखो कि पोटेंशियल एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करते हो पॉइंट सी पे, तो वो तो हो गई जीरो। क्यों, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और आपने रेफरेंस ही सरफेस को लिया हुआ है, तो रेफरेंस से आपकी हाइट क्या हो गई, जीरो हो गई। जब रेफरेंस से आपकी हाइट जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि सरफेस पे हमने माना हुआ है क्या है, जीरो है। जब ऊपर से नीचे आ रहे हो, अब ऊपर से नीचे आते हुए आपका ऑब्जेक्ट कहां से कहां आया है, गौर से देखो, ए से आया सी पे, आपके ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस आपके ऑब्जेक्ट ने h के बराबर कवर किया, चेक करो, यही है भाई। जब ऑब्जेक्ट ए से सी पे आया, ए से सी पे आया, डिस्टेंस कितना कवर किया, h के बराबर कवर किया। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए एट पॉइंट सी, दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम वी सी का स्क्वायर। अब वी सी मुझे नहीं पता, चलो निकालते हैं, 2as इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। 2 ऊपर से नीचे आ रहा है, पॉजिटिव g हो जाएगा, s कितना हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी मतलब c पॉइंट पे वेलोसिटी, तो ये हो जाएगी जनाब v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब जीरो। क्यों जीरो भाई, a से c पे आ रहा है, तो a पे वेलोसिटी क्या थी बच्चे, जीरो थी,
ये हो गया हमारे पास। v² विल बी इक्वल टू 2gh। ये v से क्या मुराद है, जो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो भाई साहब इसको उठा के यहां पुट कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट c विल बी इक्वल टू हाफ m v²। कितना आ रहा है भाई साहब, 2gh। तो 2 से 2 मर गया, क्या आता है mgh। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट c आ रही है mgh। अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है एट पॉइंट c, तो क्या करेंगे भाई साहब, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो ये कितना है, ये 0 है पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितनी आई है mgh के बराबर। तो मेरा बच्चा कितना आ रहा है mgh। आपने नोट करा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं है, तो टोटल एनर्जी कैसी चल रही है, कंजर्व चल रही है। कंजर्व का मतलब, इसको हम यूं भी कहते हैं कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है और एक्सटर्नल फोर्स 0 है, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम की बात चल रही है, तो टोटल एनर्जी रिकवरेबल है। रिकवरेबल से मुराद वो है जो रिकवर की जा सके। गौर से देखो, यहां पे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, ऊपर से नीचे आए तो सारी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। अगर मैं इसे बिल्कुल वाइस वर्सा कर दूं, अगर जो स्पीड इसकी स्ट्राइक करने से पहले है, अगर इतनी स्पीड से इसे वापस फेंकूंगा ऊपर, तो ये उतनी ही हाइट कवर करेगा जिस हाइट से नीचे आया था। तो अब क्या होगा, अब उलट काम होगा। मैंने काइनेटिक एनर्जी दी, ऊपर जाने की बात कर रहा हूं, मैंने काइनेटिक एनर्जी दी, जैसे जैसे बॉडी ऊपर गई काइनेटिक एनर्जी कम हुई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, सेम हाइट पे आ गई। फिर बॉडी ऊपर से नीचे आई तो नीचे आते हुए हाइट कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। समझ आ रहा है? फिर सुनो फिर समझो, कोई मसला नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। अभी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उसके लिए 2 बुनियादी कंडीशंस हैं। सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स शुड बी 0। दूसरा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स शुड बी 0, यानी फ्रिक्शन मौजूद ना हो। सर अगर फ्रिक्शन होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। इनमें डिफरेंस क्या है? अरे डिफरेंस भी आएगा ना, आगे तो चलेंगे, अभी आएगा डिफरेंस। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी शक्लें बदलती है। एक पॉइंट पे हो सकता है सारी काइनेटिक हो, एक पॉइंट पे सारी पोटेंशियल हो, दरमियान में कुछ काइनेटिक है कुछ पोटेंशियल है। तो एनर्जी और जो वर्क है ये रिकवरेबल है, रिकवर हो सकता है। ऊपर से नीचे आते हुए पोटेंशियल एनर्जी सारी किस में गई, काइनेटिक एनर्जी में। अगर मैं इतनी ही स्पीड से इसे वापस ऊपर फेंकूंगा तो काइनेटिक एनर्जी वापस किस में जाएगी, पोटेंशियल में। फिर ऊपर से नीचे आते हुए पोटेंशियल काइनेटिक में, और काइनेटिक से फिर पोटेंशियल में। समझ आ गई बात की, यानी कि रिकवर हो सकता है। अच्छा, यही वजह है कि हमने, अगर आपको याद होगा ना, तो यह बात पढ़ी थी कि जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो डिफाइन सिर्फ किसके लिए होता है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स के लिए होता है। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स के अंदर जो बॉडी के अंदर एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है। पॉइंट याद आ रही है? बात हमने करी थी कि बॉडी में एनर्जी क्या होती है मेरा बेटा, स्टोर होती है। तो मेरे बच्चे इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन, और जाहिर है अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, और ये भी मान के चल रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, तो ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन हमें ये चीज तो पता चल गई कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व, सिर्फ शक्लें बदलेगा। काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, हो सकता है एक पॉइंट पे सारी पोटेंशियल, हो सकता है एक पॉइंट पे सारी काइनेटिक, हो सकता है दरमियान में किसी पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल कुछ काइनेटिक। अच्छा, तो इसको हम यूं कह सकते हैं, अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी हाइट क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, और स्पीड क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। सर स्पीड क्यों बढ़ रही होगी? क्योंकि बेटे फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है, बॉडी भी नीचे की तरफ आ रही है, तो मोशन एक्सेलरेटेड होगा। यानी कि मैं कहूंगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जितना मेरा बेटा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा होगा वो बराबर होगा किसके, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। समझ आ गई? इसको आप यूं भी कहते हो कि अगर ये है मिसाल के तौर पे, इस पॉइंट की जो हाइट है अगर मैं उसे h1 कह देता हूं, और ये बॉडी ऐसे गिरते 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 मान लो यहां पे आ गई, इस पॉइंट की हाइट को मैंने जमीन से कह दिया कितना है भाई साहब, h2 है। ठीक है, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो v1 है, जिसको मैंने अभी 0 लिया हुआ था, और जब गिरते गिरते बॉडी यहां पे आ गई, इस पॉइंट पे आ गई, इस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी क्या है, v2 है। अब एक बात तो आपको क्लियर है और नजर भी आ रहा होगा
कि जो v1 है और v2 है, इसमें v1 आपके पास कम होगा, v2 आपके पास ज्यादा होगा। क्यों सर? इसलिए कि बच्चे v1 इनिशियल वेलोसिटी है। जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरना शुरू करेगी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे एक्ट कर रही है, तो बॉडी का मोशन एक्सेलरेटेड होगा और हर लम्हे बॉडी की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। तो v2 ज्यादा होगा और v1 कम होगा। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं। मैं कहूंगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई? mgh1 माइनस mgh2। भाई A से B तक आते हुए, गौर से सुनना, A से B तक आते हुए पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हुआ? जितनी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे थी वो थी mgh1, जितनी इस पॉइंट पर है वो है mgh2। mgh1 ज्यादा है, mgh2 कम है, तो माइनस कर दिया, जो आ रहा है वो बेसिकली क्या है? आपका लॉस है। और इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है माइनस इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है। क्यों सर? अरे भैया इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होगी, इस पे जो है वो कम होगी, सही है। तो हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर। v2 मतलब यहां की स्पीड, v1 मतलब वहां की स्पीड। अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो mgh1 mg बाहर आ गया, h1 माइनस h2 विल बी इक्वल टू हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ये स्पेसिफिकली हमने किसके लिए बात करी है? डाउनवर्ड मोशन के लिए। अपवर्ड मोशन के लिए उलट हो जाएगा। अपवर्ड मोशन के लिए क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई साहब? उलट हिसाब किताब हो जाएगा कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। फिर आप यहां पे ये नहीं कहोगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, फिर आप बोलोगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सब जब ऊपर जा रही होगी बॉडी तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ रहा होगा? गेन आ रहा होगा, और काइनेटिक एनर्जी में क्या आ रहा होगा मेरे बच्चे? लॉस आ रहा होगा। समझ आ गई? कॉपी कर लो इतना हिस्सा। आगे चलते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक ब्रिक है जिसका मास है 2 किलोग्राम, इज ड्रॉप फ्रॉम आर रेस्ट पोजीशन 5 मीटर अबव द ग्राउंड। व्हाट इज द वेलोसिटी एट अ हाइट 3 मीटर अबव द ग्राउंड। पहले आप कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को खुद से अटेम्प्ट करो। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, तसल्ली से हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं कर रहा हूं, देखो ठीक है भैया, चले अभी भी टाइम है, पॉज कर लो, ठीक है। चलो देखो देखो भैया, ये हमारे पास अर्थ का सरफेस है और जनाबे वाला इसकी जो टोटल हाइट गिवन है वो कितनी गिवन है बच्चे? 5 मीटर है। आपने ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया और इसने खुद ही मेंशन कर दिया कि रेस्ट के ऊपर है, वरना हमें हमारे काइनेमेटिक्स से ये बात पता है कि अगर ड्रॉप की टर्म इस्तेमाल हो तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी वैसे ही क्या है? 0 है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या हो गई? 0, विच मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0। भाई हाफ mvi स्क्वायर तो वो 0 हो जाएगी, ठीक है। अब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। व्हाट इज द वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। बॉडी ऊपर से नीचे आई, इतना नीचे आई कि जमीन से कितनी हाइट बच गई? 3 मीटर, यानी बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया होगा? 2 मीटर। अब इस पॉइंट पे बॉडी की जो वेलोसिटी है ना मेरे बच्चे, वो आपसे पूछी जा रही है। अब देखो सवाल समझ गए? क्या यहां पे कहीं कहा जा रहा है कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन कर रही है? नहीं, इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम। क्या यहां पे कहीं कहा जा रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है? नहीं, इसका मतलब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। जब ऐसा है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 है तो इसका मतलब हमें पता है डेल्टा E इक्वल 0। ये एक्सप्रेशन याद रखना, इसी से क्वेश्चंस करेंगे, यही हम एस्केप वेलोसिटी में इस्तेमाल करेंगे। तो क्या पता चला? EI विल बी इक्वल टू EF, यानी कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? UI प्लस KI विल बी इक्वल टू UF प्लस KF। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वैल्यूज पुट कर देंगे। अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे दूं, लेट्स से भाईजान ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B। A मेरा इनिशियल पॉइंट है, B मेरा फाइनल पॉइंट है, तो UI की वैल्यू क्या बन जाएगी? mgha, हाइट ऑफ पॉइंट A। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ mva का स्क्वायर, वेलोसिटी एट पॉइंट A। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mghb, हाइट ऑफ पॉइंट B। kf, हाफ mvb का स्क्वायर, जो कि आपने मालूम करना है। आपने इस पॉइंट पे वेलोसिटी ही तो मालूम करनी है मेरे बच्चे, और क्या मालूम करना है, ये तो काम है, ठीक है। अब क्या करना है भाई?
देखो ये वाला फैक्टर तो हो गया आपका जीरो, क्योंकि ए पॉइंट के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी क्या है, जीरो है। बॉडी ने कहां से स्टार्ट किया है, रेस्ट से स्टार्ट किया है। अब आपको जो जो चीजें पता है उनको यूज कर लें जनाब, ठीक है। अगर मैं यहां से mgha लिखूं और इसको यहां ले आऊं तो ये बन जाएगा mghb विल बी इक्वल टू हाफ mvb का स्क्वायर। क्लियर हो गया मेरा बेटा? अच्छा, अगर मेरा बच्चा मैं यहां से mg कॉमन ले लूं, mg तो ब्रैकेट में क्या आता है, ha माइनस का hb विल बी इक्वल टू हाफ mvb का स्क्वायर। m से m क्या हो गया, मर गया। ये 2 डिवाइड हो रहा है, यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये जो g है, g का वैल्यू कितना है 10, कुछ नहीं गिवन तो मैंने 10 ले लिया। एच ए माइनस एच बी, हाइट ऑफ पॉइंट ए कितनी है 5 मीटर। अपने नोट्स में कहीं लिख लेना, हाइट हमेशा जमीन से नापी जाती है, छत से नहीं नापी जाती भाई। छत से डेप्थ नापते हैं, हाइट नहीं नापते, ठीक है। तो 5 माइनस ये 2 नहीं लोगे आप, जमीन से नापी जाएगी हाइट, तो भाई हाइट ऑफ पॉइंट भी कितनी है 3, रेफरेंस से नापी जाती है हाइट हमेशा। तो ये 2 तो वहां चला गया था, ये हो गया वी बी का स्क्वायर। सॉल्व कर लो भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। वी बी का स्क्वायर है, अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा वहां से स्क्वायर मर जाएगा। 2 2 बार लिखा हुआ है तो एक बार बाहर आ गया रूट से। 10 का रूट मेरा बेटा हमें पता है 3.1 होता है। क्विक मैथ्स, वी बी सॉल्व कर लेंगे तो जनाब 2 1 2 2 3 6, क्या आंसर आ रहा है 6.2 मीटर पर सेकेंड। आपके पास इस पॉइंट के ऊपर जो बॉडी की वेलोसिटी है या स्पीड है वो कितनी आ रही है भाई, 6.2 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गई बात की? A1 है, क्लियर हो गया। इसको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि आपने सही काम किया गलत किया। कैसे? आपको पता है A से B तक आने में बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 2 मीटर किया है, तो आपको न्यूटोनियन मैकेनिक्स की जो इक्वेशन है वो भी इसे जस्टिफाई कर देंगी। चलो चेक कर लो, 2as इक्वल vf स्क्वायर माइनस का vi स्क्वायर। अब 2 a की जगह क्या आ गया 10 क्यों, बॉडी नीचे आ रही है तो +10 लिया ना, एक्सेलरेटेड मोशन है। डिस्टेंस कितना कवर किया है 2 मीटर। इस पॉइंट की वेलोसिटी आपको चाहिए तो vf स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी होगी यानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी 0 का स्क्वायर हो गया। तो जनाब vf का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 2, दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा तो vf विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 2 बार लिखा हुआ है तो एक बाहर आ जाएगा, 10 का रूट क्या होता है 3.1। तो जनाब यही आंसर आ रहा है, हाँ या ना? तो अगर आप फिजिक्स तरीके से पढ़ोगे, जिस तरह से मर्जी आंसर निकालो, आंसर विल ऑलवेज कम आउट टू बी सेम। बस आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं हिलने चाहिए। सेट है? कॉपी कर लो, आगे चलते हैं और अपनी बात को मुकम्मल करने की तरफ जाते हैं। अब देखो मेरा बच्चा, अभी हमने क्या चीज देखी या क्या चीज सीखी। अभी हमने ये देखा कि जनाब अगर आपके पास एक कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर से आप कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो। सर हम ड्रॉप वाली मिसाल ही क्यों ले रहे हैं, समझना आसान है, अपवर्ड से भी यही काम होगा, ठीक है। आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो तो हमने ये देखा मेरा बेटा कि इस पॉइंट पे इसके पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, जब ये आपका ऑब्जेक्ट बॉटम पे आएगा, ये डिस्टेंस h कवर करने के बाद, तो ये सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। यही आपने पढ़ा भी कि आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जब कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रही तो कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, और टोटल एनर्जी रिकवरेबल है। रिकवरेबल क्यों? वापस अपवर्ड मोशन करेंगे तो काइनेटिक पोटेंशियल में आ जाएगा, फिर डाउनवर्ड करेंगे तो पोटेंशियल किस में जाएगा, काइनेटिक में। व्हाट इफ अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाए तो क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से पहले तक क्या था, अगर पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है तो आपकी बॉडी ऊपर से नीचे आई, तो इस पॉइंट पे अगर आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो वो एग्जैक्टली कितनी होगी 10 जूल। सिमिलरली अपवर्ड मोशन में आपने यहां पे 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी देके बॉडी को फेंका तो बॉडी उतनी ही हाइट कवर करेगी जितनी जहां से नीचे आई थी, और इस पॉइंट पे जब आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो वो भी कितनी आएगी 10 जूल। 10 जूल 10 में गया, फिर 10 वापस 10 में आया, ऐसे चल रहा है गेम, सही है। अब अगर आपके पास मिसाल के तौर पे समझिएगा बात को गौर से, बॉडी के पास यहां पे मेरा बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी है थोड़ी देर के लिए मान ले वो किसके बराबर है, 10 जूल के बराबर है, और आपके पास यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि अब आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉन जीरो है, एग्जिस्ट कर रही है। एयर रेजिस्टेंस है, हवा है, कोई भी चीज है जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो यहां पे एक्ट कर रही है। अब क्या करेंगे, तो मेरा बेटा यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है आपके ख्याल से वो 10 जूल होगी पूरी, 10 जूल से ज्यादा होगी या 10 जूल से कम होगी, क्या होगी? सवाल क्या है, इस पॉइंट पे बॉडी की टोटल पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल, जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी मौजूद है जिसका काम रेजिस्ट करना है।
तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो पूरी 10 जूल की 10 जूल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, या 10 से कम होगी, या 10 से ज्यादा होगी। सर 10 से कम होगी, 10 से ज्यादा तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, जितनी है उससे ज्यादा कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना, एनर्जी पैदा थोड़ी हो रही है। तो जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं थी ये 10 इस 10 में कन्वर्ट हो रही थी। अब मान लो इसके अगेंस्ट में 2 जूल का काम करना पड़ गया। सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम क्यों करना पड़ता है, समझते हैं। बचपन में कभी आपने स्कूल में हडल रेस खेली होगी। ये मान लो एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, इसके पास 100 जूल एनर्जी है और हडल रेस है, यहां पे कोई 1-2 फीट का हडल रखा हुआ है। इस बच्चे ने जाना है ऐसे छलांग मार के इसे क्रॉस करना है, देखा है स्कूलों में ये सब होते हुए। तो अगर ये बच्चा ऐसे छलांग मार के इसे क्रॉस करता है, इसके पास 100 जूल थी, तो आपके ख्याल से आगे क्रॉस करने के बाद हडल एनर्जी इसके पास 100 जूल बचेगी या 100 से कम हो जाएगी? सर कम हो जाएगी। क्यों कम हुई बेटे? इस हडल को ओवरकम करने में जो छलांग मारी उसमें चली गई एनर्जी। अब मान लो इसके बाद बच गई 70 जूल, मिसाल दे रहा हूं, तो 30 जूल कहां चली गई? 30 जूल गई हडल को ओवरकम करने में। तो कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि वर्क हैज टू बी डन इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल। अगर रास्ते में कोई हडल आए तो उसको ओवरकम करने के लिए काम करना पड़ता है। सेम इज ट्रू इन आवर लाइफ ऑल्सो। अगर कोई हडल आए हमारी मंजिल तक जाने में तो उसको ओवरकम करने में काम करना पड़ता है, रास्ता नहीं बदलना पड़ता। ये तो आपको स्कूल के बच्चे भी सिखा रहे हैं। पॉइंट समझ आ गया? तो क्या लिखोगे? इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड हर्डल्स हैव टू बी ओवरकम। और जब हर्डल्स को ओवरकम करना है तो वर्क हैज टू बी डन। तो बॉडी की एनर्जी क्या होगी? खर्च होगी। तो यही बात यहां पे आ गई। अब मान लो जो रेजिस्टेंस का वर्क डन है वो 2 जूल है, तो 10 में से ये 2 जूल निकाल देंगे, बाकी किसे मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि अब जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 8 जूल। कैसे आया? 10 जूल माइनस का 2 जूल विल बी इक्वल टू मेरा बेटा क्या? 8 जूल। पॉइंट समझ आ गया? यानी कि इसको मैं लिखूंगा कैसे? इसको मैं ऐसे लिखूंगा, अब की बार जो मेरे पास गौर से सुनिएगा, जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होगी ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv², वो इस एक्सप्रेशन से आएगी। पहले क्या था? पहले मेरे बच्चे टोटल पोटेंशियल एनर्जी वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब ऐसा नहीं है। अब पोटेंशियल एनर्जी में से वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस माइनस हो रहा है और जो बाकी का पार्ट है वो कहां जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है। इसको आप चाहो तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी समझ सकते हो। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव है, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना चाह रहा है। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस ड्रैग नेगेटिव है, ये कम करना चाह रहा है। तो नेट वर्क डन क्या होगा? दिस प्लस वाला माइनस दिस। तो जो बचेगा वो क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा होगा। तो अगर मैं इस भाई साहब को यहां ले आऊंगा तो ये एक्सप्रेशन बनता है mgh इक्वल्स हाफ mv² प्लस का f इंटू h। समझ आ गई बात की? ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। सर अब इसका जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं उससे क्या ताल्लुक है? क्या एनर्जी कंजर्व रहेगी नहीं रहेगी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और इसमें अभी तक आपने डिफरेंस नहीं बताया। अब देखो इतनी बात ध्यान में रह ली। चलो अब वापस आ जाते हैं, कमिंग बैक टू द पॉइंट जो हम डेरिवेशन टाइप पढ़ रहे थे। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फिर हमने ये कहा था अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है मेरे बच्चे, तो हमारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया था? 0। फिर हमने एक और बात कही थी कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है तो इसको भी 0 कर दिया। अब हम क्या मान रहे हैं? अब हम ये मान रहे हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस सुनने में मुश्किल लगता है, फ्रिक्शन कह लो आसान भाषा में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर मौजूद या प्रेजेंट। इसका मतलब इसको आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो जैसे मैं लिखता हूं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉन जीरो, मौजूद है। तो यही एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? ये तो स्टिल 0 हो जाएगा क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है भैया, सही है। तो ये क्या बन जाएगा? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। इससे आपने क्या सीखा, या ये क्या बता रहा है, या इस कॉन्सेप्ट की रूह क्या है? ये बता रहा है अगर फ्रिक्शन है, गौर से सुनना, अगर फ्रिक्शन है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होल्ड नहीं होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होल्ड नहीं होगा। सर क्या मतलब? देखो
मैकेनिकल एनर्जी क्या थी? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अभी जो हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी, इसमें बॉडी टॉप पे थी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 10 जूल, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो टोटल एनर्जी हो गई मैकेनिकल वाली 10 जूल। बॉडी बॉटम पे आई, फ्रिक्शन नहीं थी, काइनेटिक एनर्जी पूरी हुई 10 जूल, पोटेंशियल हो गई 0 क्योंकि सरफेस पे आ गई, तो मैकेनिकल अभी भी 10 जूल है। मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पे आप निकालोगे 10 10 10 10। अच्छा 10 मैंने मिसाल ली है, ठीक है, हो सकता है वो 1900 2000 2500 कुछ भी हो सकती है, मिसाल दे रहा हूं। जितनी वहां थी उतनी कहीं और, उतनी कहीं और, उतनी कहीं और। मैकेनिकल एनर्जी वॉज कॉन्स्टेंट। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम होगा तब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। अभी तो आपने देखा, अभी जब अगले वाली मिसाल दी यहां पे जो भी मिटाई है मैंने, टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल थी, जब वो नीचे आ रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने में कुछ एनर्जी चली गई, वो नॉन रिकवरेबल है जो चली गई। बॉटम पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? 8 जूल है। अब गौर से सुनना, अगर मैं 8 जूल की मदद से, गौर से सुनना, टॉप पे 10 जूल थी, ये मार्कर के बाद 10 जूल है, नीचे आई, एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट में 2 जूल चला गया, वो 2 जूल में रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि वो हीट की फॉर्म में चला गया, वापस थोड़ी आ सकता है, हीट की फॉर्म में जो चीज चली गई। बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 8 जूल है। अब जब मैं मार्कर को 8 जूल की मदद से ऊपर फेंकूंगा तो वो कभी भी 10 जूल वाले पॉइंट पे नहीं जाएगा, तो मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। पॉइंट समझ आया? तो जहन में रखनी है ये बात कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी चेंज करता है। इसको आप यूं भी कह सकते हो कि आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जितना काम करेंगी, जो भी वर्क डन करेंगी, उतना डेल्टा ई चेंज हो जाएगा। डेल्टा ई उतना ही होगा। डेल्टा ई से मुराद चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी उतना होगा। समझ आ गई? जैसे कि अभी आपने क्या देखा था, अभी आपने देखा 10 जूल मैकेनिकल एनर्जी थी, बॉटम पे 8 जूल वो है और 2 जूल। देखो समझना, ये 10 जूल थी पहले मैकेनिकल एनर्जी, बाद में मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई? 8 जूल। भाई टॉप पे ये थी, बाद में ये हो गई, चेंज कितना आया? 2 का। और ये 2 जूल क्या है? वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने जितना काम किया उतनी ही आपके पास जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो क्या हो गई? चेंज हो गई। ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप मजीद क्या कह सकते हो? क्या मैं यूं कह सकता हूं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वो -W होगा? सर -W क्यों होगा? भाई साहब -W इसलिए होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? FS cos थीटा। और आपके पास जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, गौर से सुनना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस के अंदर जो थीटा होता है दिस इज ऑलवेज 180 डिग्री। क्यों? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस। इसका काम ही बॉडी का मोशन रेजिस्ट करना है। बॉडी नीचे आ रही है, एयर रेजिस्टेंस ऊपर लग रही है, बॉडी ऊपर जा रही है, एयर रेजिस्टेंस नीचे लग रही है, तो हमेशा F और S के दरमियान का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो हमेशा जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव। यानी कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज क्या चाहता है? काइनेटिक एनर्जी को कम करना, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां पुट करता हूं तो ये बनेगा माइनस का W, ठीक है, विल बी इक्वल टू डेल्टा E मेरे बच्चे। इसको वहां ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? डेल्टा E प्लस W विल बी इक्वल टू 0। एक एक्सप्रेशन हम ये लिखते हैं, एक एक्सप्रेशन इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं कि डेल्टा E प्लस Q इक्वल्स 0, क्योंकि जितना वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में जाता है। जब भी कोई बॉडी आपकी ऊपर से नीचे आती है, जब एयर उसे रेजिस्ट करती है तो उसका जो सतह होती है वो गर्म हो रही होती है। आपने कभी देखा है, खुदा ना खास्ता अगर एरोप्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हो रही होती है तो वो ऐसे एयर रेजिस्टेंस में से होता हुआ तेजी से आ रहा होता है इमरजेंसी लैंडिंग में, तो वहां पे फायर ट्रक्स वगैरह मौजूद होते हैं ताकि अगर एयर रेजिस्टेंस की वजह से बॉडी पे आग लग जाए तो उसे बुझाया जा सके, क्योंकि उसमें हाईली फ्लेमेबल फ्यूल होता है जो फौरन धमाका कर देगा, ठीक है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। तो पॉइंट समझ आ गई ये बात, ठीक है, क्लियर है। अब इसी को देखो मेरा बच्चा, इसी से मैं वो एक्सप्रेशन अभी ड्राइव कर रहा हूं जो थोड़ी देर पहले आपने यहां पे पढ़ी थी, ठीक है मेरे बच्चे, ये वाली एक्सप्रेशन ये यहीं से आ जाएगी, यही वाली चीज है ये। डेल्टा ई से क्या मुराद होती है? EF माइनस EI विल बी इक्वल टू W मेरे बच्चे। अगर मैं EI को वहां पे ले जाऊंगा तो क्या बनता है? EF सॉरी प्लस W भी तो इसी तरफ है ना, EF प्लस W विल बी इक्वल टू EI। देखो इसको समझ लो, ये वही बात है, जितनी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है वो
दो हिस्सों में जा रही है, एक वर्क डन में जा रही है और एक फाइनल मैकेनिकल एनर्जी में जा रही है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रही नहीं, ये इसके बराबर है ही नहीं क्योंकि बीच में ये आ गया। ये क्या है, ये देखो ना, ये इसके बराबर नहीं है क्योंकि बीच में ये आ रहा है। ये क्या है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और मजीद देखना है, ईएफ क्या हो जाएगा, के फाइनल प्लस यू फाइनल प्लस डब्ल्यू। ईआई क्या हो जाएगा, के आई प्लस यू आई। के फाइनल, इसी मिसाल को ध्यान में रखो कि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। यू फाइनल कितना है, जीरो, क्योंकि जब जमीन पे आएगी तो जमीन की पोटेंशियल जीरो होती है, प्लस डब्ल्यू कितना है, एफ एच। के इनिशियल, इनिशियल मतलब टॉप से जहां ड्रॉप की गई थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है मेरे बच्चे, जीरो, जहां से ड्रॉप की गई है। यू आई कितनी है, एम जी एच। चेक करो, सेम एक्सप्रेशन बन गई ये वाली, ये वाली mgh इक्वल्स हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एफ एच ओ एच। तो जो बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो कामों में जा रही है, एक इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी, दूसरा डूइंग वर्क अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन। समझ आ गई। तो अब आप बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक यूनिवर्सल लॉ है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, एनर्जी चेंज नहीं होती ना। एनर्जी कंजर्व रहने से मुराद है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ तब लगता है जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस या तो ना हो या उनका किया गया वर्क डन जीरो हो। सिमिलरली आइसोलेटेड सिस्टम है, वो कहता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी पॉइंट विल रिमेन कंजर्व एंड कांस्टेंट। समझ आती है, हर पॉइंट पे सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आना शुरू हो जाएगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होल्ड नहीं करेगा, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तब भी होल्ड करेगा। क्यों, देखो टोटल एनर्जी 10 जूल थी, 8 यहां गई, 2 हीट में चली गई, लेकिन पता तो है ना कहां गई। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुआ मैकेनिकल का पार्ट, अब ये रिकवरेबल नहीं है, हीट से वापस थोड़ी ले सकते हैं। पॉइंट समझ आ गया। यही वजह है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं करते। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट एनर्जी के स्टोर होने के लिए है। जो एनर्जी आपकी थर्मल एनर्जी में चली गई वो स्टोर थोड़ी हुई, वो तो डिस्पर्स हो गई। हां, सिस्टम की एनर्जी का पार्ट बन गई, वो डिस्पर्स हो गई और सिस्टम की एनर्जी का पार्ट बन गई। पॉइंट समझ आ गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज वैलिड, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ओनली वैलिड इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज जीरो। समझ आती है बात की इतना? उम्मीद है मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया होगा और ये आपको समझ आ गया होगा। अब जब आप किताब में पढ़ो ना कि वर्क डन रिकवरेबल है नॉन रिकवरेबल है, तो समझ जाना उससे क्या मुराद है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा है। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसमें आपका मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी हीट में ट्रांसफॉर्म हो गई, वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। हीट कहां से लाओगे, एयर को बोलोगे ए भाई हमारी हीट वापस करना, उसको बोलोगे ए भाई हमारी हीट वापस करना, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है बच्चे, कॉपी कर लो, एक दो सवाल करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन मेंशन किया है। क्वेश्चन हमारे पास आया है प्यास 2016 के अंदर। क्वेश्चन आया है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेकर। ठीक है, आपके पास सवाल के दो पार्ट दिए हुए हैं आपको, और ये दो क्वेश्चंस कंसेक्यूटिव में आया था प्यास 2016 में। कहता है क्या है, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा। एक ब्लॉक यहां रखा हुआ है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसका एंगल अल्फा दिया हुआ है विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल अल्फा है। लेंथ ऑफ द प्लेन इज 5 मीटर, आपको लेंथ दे दी, हाइट भी दे दी और ये भी दे दी। आप कहते हो ना राइज अपॉन रन, तो राइज भी दे दिया, रन भी दे दिया। ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द प्लेन एंड रीचेस द बॉटम। ब्लॉक को यहां से छोड़ा तो ऐसे स्लाइड करता हुआ नीचे गया, बॉटम पे आ गया। यहां पे उसने उसकी कोई वेलोसिटी नहीं बताई, तो मतलब अज्यूम टू बी जीरो। जैसे ही आप छोड़ोगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से स्लाइड करता हुआ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कहते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द बॉटम। यहां पे आपने इस ब्लॉक की स्पीड मालूम करनी है। इफ द प्लेन इज स्मूथ, पार्ट ए में कहता है अगर प्लेन स्मूथ है, तो मेरा बेटा हमें ये बात पता है, स्मूथ की टर्म हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाए। पार्ट बी में कहता है इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25। दो पार्ट्स है, सॉल्व करने। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करो, सवाल को खुद से लगाओ, ठीक है, फिर मैं सॉल्व कराता हूं। चलो भैया, 1 2 3। देखो बच्चे, आपके पास कहानी क्या है या हो क्या रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम पहले बात की बात करेंगे तो पहले पार्ट के अंदर हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। क्यों,
एक्सटर्नल फोर्स का तो तस्करा है ही नहीं, आपने थोड़ी कुछ किया है, खुद ही नीचे आ रहा है वो तो, ठीक है। तो और दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं है, तो इसका मतलब जितना आपके पास इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है वही आपके पास फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगा। समझ आती है? या इसको हम यूं भी कह सकते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, पार्ट ए की बात कर रहा हूं, तो आपके पास जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू द, मेरे बच्चे, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ या ना? सर ये कैसे पता चला? बेटे जब आपका ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो हाइट क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। भाई ये अगर हमारा सरफेस है, ये अगर हमारा सरफेस है, तो आपका ब्लॉक अभी इस पॉइंट पे मौजूद है, तो इसकी सरफेस से 3 मीटर हाइट ऊपर है, इसी वजह से इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब वो नीचे आएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, और सारा पोटेंशियल काइनेटिक में चला जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। तो आपने बोला भाई लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh, क्योंकि यहां पे इसके बाद जो भी थी वो mgh के बराबर थी और यहां पे आके 0 हो जाएगी क्योंकि ये रेफरेंस पे आ रहा है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ mv²। पॉइंट समझ आ गया? अरे भैया इसको आप वैसे भी कर सकते हो जो भी हमने किया था ना, mgh1 माइनस h2 विल बी इक्वल टू हाफ mv2² माइनस v1²। मैंने यही काम करा है बिल्कुल। क्यों? देखो बच्चे h2 से क्या मुराद है? इस पॉइंट की हाइट। भाई ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो भाई साहब h2 तो वैसे ही 0 है ना, क्योंकि आप रेफरेंस पे आ गया आपका ब्लॉक, तो हो गया mgh। ये देखो v2 का स्क्वायर, यानी इस पॉइंट पे बॉडी की जो वेलोसिटी है उसको मैं v कह रहा हूं यहां पे, और v1 कितना है मेरे पास? 0 है, क्योंकि बॉडी को यहां से छोड़ा है और अल्टीमेटली बॉडी क्या कर रही है? स्लाइड करती हुई आ रही है। इस पॉइंट पे जो बॉडी है मेरे बच्चे वो कैसी है? रेस्ट के ऊपर है। तो यही चीज बन गई आपके पास जो हमने भी देखी थी कि आपके पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जो मर रहा है मार लो भाई साहब, ये चला गया, क्या बनता है आपके पास? बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय जी, कितना है? 10 के बराबर। हाइट कहां से आ रहा है? 3 मीटर से आ रहा है। v², भाई साहब v विल बी इक्वल टू √2 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 3। समझ आ गई? ठीक, सॉल्व कर लेंगे अब इसे। क्या बनता है? ये √60 बन जाता है हमारे पास। हमें ये बात पता है कि जनाबे वाला हमारे पास जो 49 का रूट होता है वो कितना होता है? 7 होता है, और जो 64 का रूट होता है मेरा बेटा वो क्या होता है? 8 होता है। ये 60 इसके ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, इसका मतलब जो इसका आंसर है वो 7.7 भी ले सकते हो, 7.8 भी ले सकते हो, जो भी आंसर आपको समझ में आप ले सकते हो। सर क्या हमेशा अंडर रूट का ऐसे ही तुक्का मारेंगे? नहीं बच्चे, बेसिक मैथ्स 01 बाय बिलाल दिया सर्च करो, सब सिखाया हुआ है। तो मैं अभी डायरेक्टली करना सिखा रहा हूँ। 49 का रूट क्या होता है? 7। 64 का रूट क्या होता है? 8। 60 जो है वो इससे ज़्यादा नज़दीक है, तो मैंने इसलिए 7.7 7.8 ले लिया। ठीक है, अगर यही चीज मिसाल के तौर पे √55 होती तो 55 इसके ज्यादा नजदीक है, तो मैं कहता 7.3 या 7.4 ले लो या 7.2 ले लो। 7.2 तो खैर बहुत ही नीचे हो जाता, 7.3 या 7.4 अच्छा ऑप्शन रहता। तो भाई बॉटम पे आके मान लो मैंने ले लिया 7.75 मीटर पर सेकंड, मिसाल दे रहा हूं। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बेसिक मैथ्स में तो तुक्के मारना नहीं सिखाया, कैलकुलेट करना सिखाया। तो 7.75 मीटर पर सेकंड बॉडी की इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब अगर अभी तक आपने खुद से अटेम्प्ट नहीं किया था तो अब ये देखने के बाद एटलीस्ट जो पार्ट 2 है इसका उसको एक बार खुद से लाजमी अटेम्प्ट कर लीजिए। चलो देखो जल्दी से, फिर मैं करा रहा हूं 1 2 3। चलो भैया, क्या कहता है भाई साहब? ये कहता है पार्ट बी में इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25। अभी हमने देखा था अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, सारी एनर्जी पोटेंशियल है। लेकिन अगर फ्रिक्शन होगी तो सारी पोटेंशियल काइनेटिक में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। क्या होगा फिर? ऊपर से नीचे आते हुए फिर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, जो बची हुई एनर्जी होगी वो कहां जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो वही काम कर लेते हैं, लिख देते हैं यहां पे कि आपके पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 कामों में खर्च हो रहा है। किस किस काम में भाई साहब? एक, पहली गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ये है मेरा बच्चा, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। इसी को यहां ले आओगे तो वही बात जो बता रहा था, ऊपर से नीचे आती हुई सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में नहीं जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन किस में जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा, जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है वो तो हमें पता है mgh, गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी हमें पता है हाफ mv²। ये जो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन है ये है मेरा बच्चा मेन कॉन्सेप्ट यहां पे, और इसकी वजह से ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनता है।
अब यहां पे जब मैंने आपको इंक्लाइंड प्लेन का और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक लेक्चर दिया था तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट का काइनेमेटिक्स डायनामिक्स में, वो यहां पे लगने वाला है। समझना जरा, देखो कैसे। देखो मेरा बेटा, मैं आपको समझा रहा हूं, अभी गौर से समझना और सुनना। अगर बच्चे, मैं क्या करता हूं, ये आपको वर्क डन कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, वही F इंटू एस से ही आएगा, और कहां से आएगा। ये है मेरा बेटा हमारे पास ब्लॉक, ठीक है, मैंने ब्लॉक को ऐसे शो कर दिया यहां पे। इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है जरा बताइएगा बच्चे। एक तो इस ब्लॉक के ऊपर ऐसे फोर्स लग रही है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसे आप कह सकते हो वेट, और यहां पे एंगल हमें पता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, अल्फा है। एक इस प्लेन का, इस रेड वाले प्लेन का ऐसे ऐसे एक मेरा बेटा नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, जिसको हम एन या आर से शो करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। अगर मैं वेट के कंपोनेंट्स बनाता हूं तो मेरा बेटा एक कंपोनेंट वेट का ये होगा, एक कंपोनेंट मेरे बच्चे वेट का होगा ये वाला, बोलो हाँ या ना, यही होगा। अरे भैया एक कंपोनेंट वेट का ये होगा, एक ये होगा। ये वाला कंपोनेंट जो है W cos अल्फा होगा, ये वाला कंपोनेंट W sin अल्फा होगा, और ये वाला एंगल आपके पास मेरा बेटा अल्फा के बराबर होगा। सर ये अल्फा एंगल वहां कैसे चला गया, समझना, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो समझो मेरा बेटा, अगर मैं यहां पे एक Z बनाऊं, देखो समझना, ये Z बना रहा हूं, गौर से देखना। तो बेटे क्या आपको ये चीज नजर आ रही है, अगर ये एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल, भाई ये प्लेन के पैरेलल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा। अरे भैया देखो समझो, अगर मैं इसके पैरेलल लाइन बनाऊं और ये पैरेलल बनाऊं तो भाई जो एंगल ये, वही एंगल ये तो होगा। तो अगर ये अल्फा होगा, ये अल्फा है तो ये भी मेरे बच्चे क्या होगा, अल्फा होगा। समझ गए भाई, ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा। Z बन रहा है, Z ऑल्टरनेट एंगल्स, ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। अच्छा ये हो गया अल्फा। अब आप इसको चेक करो, ये ब्लू लाइन और ये ब्लैक लाइन, जो ब्लैक वेट है ना, वेट को और ब्लू लाइन को देखो, क्या इनके दरमियान का एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, हाँ या ना। भाई ये ब्लू लाइन और इसको देखो, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। भाई ये अल्फा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। ये अल्फा है, ये टोटल 90 है, तो 90 में से अल्फा निकाल देंगे तो ये कितना हुआ, 90 माइनस अल्फा। अच्छा अब इसको देखना, इसको देखो और इसको देखो, इसको देखो, ये कितना है 90 माइनस अल्फा, और ये पूरा कितना है 90 डिग्री। समझना, ये पूरा है 90 डिग्री और ये है 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस अल्फा। अरे भैया ये पूरा 90 है, ये कितना है 90 माइनस अल्फा, तो 90 में से 90 माइनस अल्फा माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। तो 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस अल्फा, तो ये कितना आ गया, अल्फा आ गया। समझ आ गई बात की, ठीक है। ये सब हमने इंक्लाइंड प्लेन के कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बातें पढ़ी हुई हैं। तो भाई साहब जो एंगल ये है वही एंगल ये हो गया, तो ये हो गया W cos अल्फा, ये हो गया W sin अल्फा, ठीक है। ये W sin अल्फा वही फोर्स है जिसकी वजह से ब्लॉक स्लाइड करता हुआ कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही होगी यकीनन ऐसे, इसका काम क्या है, मोशन को अपोज करना। अच्छा अब जो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू आर, म्यू आपको गिवन है, या म्यू एन कर लो भाई, क्या फर्क पड़ता है, म्यू एन या म्यू आर, ठीक है। म्यू आपको गिवन है। अब आ गया आर या एन, आर या एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ये है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहां किससे बैलेंस हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा और W cos अल्फा ऐसे लग रहा, तो R W cos अल्फा से बैलेंस हो रहा है। अरे भैया R ये रहा, W cos अल्फा ये रहा, भाई ब्लॉक आपका डिस्को करता हुआ ऐसा नहीं जा रहा ना ऐसे जा रहा, इसका मतलब मैं कहूंगा N विल बी इक्वल टू W cos ऑफ अल्फा, हाँ या ना, सही है। N विल बी इक्वल टू W की जगह पे आ गया mg cos अल्फा। अब ये जो आपको यहाँ नंबर्स दिए हुए थे, आपके ख्याल में ऐसे ही दिए हुए, कोई वजह है ना यहाँ देने की, cos अल्फा, cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 4, बेस वो साइड होती है जहां दो एंगल हो, तो अल्फा और ये इस साइड पर है तो ये साइड आपकी बेस हो गई 4। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे बच्चे 5 के बराबर, तो cos अल्फा क्या आ रहा है 4/5, तो ये आ गया भाई साहब 4/5 के बराबर। ये n की वैल्यू आ गई आपके पास, n की वैल्यू। अब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है इसका, तो भाई साहब वर्क डन इसका कितना आएगा, F इंटू एच के बराबर आ जाएगा, सही। F कितना है म्यू n के बराबर, म्यू कितना है मेरा बेटा 0.25, क्या मैं 0. इसको पहले लिख लेते हैं, म्यू n के बराबर, ठीक है, म्यू n के बराबर मल्टीप्लाई बाय h। म्यू कितना है 0.25, 0.25 को मैं 1/4 लिख सकता हूं। n कितना निकाला, n आपने निकाला mg मल्टीप्लाई बाय 4/5 के बराबर, ये निकाला आपने। और अब यहां पे क्या आएगा,
आप वर्क डन का बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। वर्क डन क्या है? फोर्स लगे, डिस्प्लेसमेंट कवर हो। अभी हम किसका वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन कहां लग रही है? ऐसे। और कब से कब तक लगेगी? जब तक आपका ब्लॉक यहां से यहां ना आ जाए। तो भाई ये वाला डिस्टेंस लोगे ना आप, पॉइंट समझ आ रहा है? यहां पे हाइट नहीं लोगे। पहले हाइट क्यों ली थी? ब्लॉक बॉडी ऊपर से नीचे आ रही थी, जो भी पीछे सवालात करे थे, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही थी, तो क्या हो रहा था? एयर रेजिस्टेंस ऊपर लग रही थी, तो ये वाला डिस्टेंस लिया था, क्योंकि बॉडी ऐसे आ रही है वर्टिकली नीचे, तो एयर रेजिस्टेंस से ऊपर लग रही है। अब बॉडी ऐसे थोड़ी आ रही है नीचे, बॉडी तो ऐसे आ रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अलोंग लग रही है। तो आप ये वाला डिस्टेंस लोगे तो ये वाला डिस्टेंस एस हो जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा? 5। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हो? ये अल्फा के बराबर डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करती है, डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट है। ये कहां से निकाला? डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट है। फिर ये बेसिक वर्क डन का कॉन्सेप्ट है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक लाइन के अलोंग होनी चाहिए। सर लाइन का मतलब एक डायरेक्शन में, डायरेक्शन होना लाजमी नहीं है सेम, वरना पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। लाइन एक होनी चाहिए। फोर्स यहां लग रही है, डिस्प्लेसमेंट यहां हो सकती है, वो नेगेटिव वर्क डन होता है। फोर्स यहां लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इसी लाइन के अलोंग हो सकती है, वो पॉजिटिव वर्क डन होता है। हाँ, ये नहीं हो सकता फोर्स यहां लग रही है, डिस्प्लेसमेंट वहां हो रही है। फिर आप फोर्स का वो कंपोनेंट लोगे जो इस लाइन के अलोंग आएगा। पुरानी बातें सारी सेंस बना रही हैं। तो मैंने यहां पे H ये क्यों नहीं लिया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस लाइन के अलोंग नहीं लग रहा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो ऐसी लाइन के अलोंग लग रहा है, तो आप डिस्टेंस भी ये वाला लेंगे। सही है? तो ये आ गया 5 से 5 मर गया, 4 से 4 मर गया। क्या आ रहा है भाई साहब? mg आ रहा है, यहां आ जाएगा। सही है? mg आ रहा है। सर यहां पे आपने माइनस mg माइनस क्यों नहीं लिया? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो माइनस होता है। आप पीछे जाके देखना, जो मैंने अभी आपको डेरिवेशन कराई थी, mgh के साथ इधर मैंने क्या लिया था? माइनस fh लिया था। वो क्या था? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसा है? माइनस है। वो माइनस यहां आके खुद ही प्लस हुआ है। जब ये यहां पे था तो माइनस W था। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना चाह रही है, और ये जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ये काइनेटिक एनर्जी कम करना चाह रहा है। जब इसको माइनस को इधर लाया तो वो क्या हो गया मेरा बच्चा? प्लस हो गया। ठीक है मेरे बच्चे? अब क्या करना है भाई साहब इसको? अब आपको जो जो वैल्यूज पता चल गई लाके पुट कर दो। mgh कितना है? 3 के बराबर है। ठीक है, हाफ mv², ये भी आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया। कितना आ रहा है? mg आ रहा है। इसको यहां ले आएंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। देखो फिर समझ लो अगर अभी भी मसला है। देखो मेरे बच्चे, ये है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना चाह रहा। ये है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स जो काइनेटिक एनर्जी कम करना चाह रहा। माइनस में आ रहा है। जब ये इधर गया था ना तो खुद ही प्लस हो गया था, मैंने नहीं प्लस किया था। ठीक है, चलो क्या हो गया? ये 2mg विल बी इक्वल टू हाफ mv²। m से m क्या हो गया बच्चे? मर गया। 2 को वहां फेंक दो उठा के। 2 to the 4 और g हो गया, अंडर रूट ले लेंगे, v आ जाएगा बॉटम पे इसकी स्पीड। 4 रूट से बाहर आया तो 2 हो गया, 10 रूट से बाहर आएगा तो 3.1 हो जाएगा। तो जनाब 2 1 हो गया 2, 2 3 हो गया 6, 6.2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी। अब आप एक और चीज नोट करो, हमने ये बात की ना, नेट वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो आप नोट करो, इससे पहले वाले सवाल में जब फ्रिक्शन नहीं था, सारा का सारा ग्रेविटेशनल वर्क डन काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में जा रहा था, तो स्पीड 7.7 समथिंग आई थी। अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कुछ कम हो गई। तो अब देखो फाइनल स्पीड क्या है? 6.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है मेरा बच्चा, यहां पे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का खूबसूरत सा लेक्चर अपने मंतकी अंजाम को पहुंचते हैं। आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको जो असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन है, जो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा, जो सिर्फ उनके लिए होगा जो अपनी रैंक लेकर आना चाहते हैं, तगड़ी रैंक, उस पर मैं स्टेरिक लगा दूंगा। वो सबको अटेम्प्ट करने की कोई नीड नहीं है, समझ आ गई? वो आप सिर्फ वो अटेम्प्ट करें जिसको अपनी रैंक सिक्योर करनी है, कि पोजीशन लेकर आनी है ई-कैट MD-कैट के टेस्ट के अंदर। उस पर स्टेरिक लगा दूंगा मैं, सॉल्यूशन भी दे दूंगा ऑब्वियसली, उसको आप देख लेना। दूसरा एक और होमवर्क, इस सवाल को आपने वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व करना है। ठीक है मेरा बच्चा, यहां पे हमारा ये टॉपिक जो है ना वो खत्म होता है। तो मुझे बताइएगा कि आपने कोई नई चीज सीखी या नहीं सीखी।